दोस्तों नमस्कार। अमेरिका ने ईरान के ऊपर दुनिया के सबसे बड़े बम गिराए और ये उम्मीद कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए। सोच अच्छी है, जो उनकी क्षमता थी उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई। लेकिन दोस्तों सवाल इस बात का है कि ये जो आक्रमण हुआ ईरान के ऊपर, क्या इससे जो एजेंडा था अमेरिका और इजराइल का, क्या वो पूरा होगा? आज हम इसकी चर्चा करेंगे। क्या ये जो आक्रमण हुआ ईरान के ऊपर, क्या ये वास्तव में असरदार था या ये बेकार गया? इसको जरा डिटेल में समझते हैं। अभी तक आधिकारिक रूप से कहीं कोई कमिटमेंट ऐसा नहीं आया है कि वास्तव में डिस्ट्रॉय हो गया है। कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है। अमेरिका का ये कहना है कि मिशन सक्सेसफुल रहा। दूसरी तरफ जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। तो फिर स्थिति क्या है, आज हम उसका थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। और आपको पता है कि बगैर तथ्यों के मैं बात करता नहीं। अलग अलग जगह से मैंने डेटा एनालाइज किया है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी ऐसी है जो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर आप ही तय करिएगा कि क्या अमेरिका और इजराइल का ये प्रयास सफल रहा, आंशिक रूप से सफल रहा, या वास्तव में विफल रहा। पहली बात। दूसरा, क्या ईरान को हम इतना हल्के में ले लें कि उनको कोई समझ नहीं है कि कैसे तैयारी करनी है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर ईरान की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसकी सोच पे तरस आनी चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों, क्योंकि हमास को किसने तैयार किया? अगर हम दुनिया की बात माने तो इजराइल ने। हमास कहां था? इजराइल के जस्ट बॉर्डर पे, उन्हीं का एक छोटा सा स्टेट मान लीजिए। वहां पे जो उन्होंने तैयारी की, उसको मिटाने के लिए इजराइल को 2 साल लग गए, जबकि वो उनके लगा हुआ बॉर्डर है। उनके यहाँ पे उनको सिर्फ पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं, हवाई जहाज से 1-2 मिनट लगता है। उसको डिस्ट्रॉय करने में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करने में इजराइल को 2 साल लग गए। स्थिति क्या है? अब तो ईरान तो 2000 किलोमीटर दूर है। तो क्या ये इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा? इसको समझना होगा। दूसरी तरफ हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह की जिस तरह से तैयारी थी, उसको लेकर इतने सारे हथियार पहुंच गए, अलग अलग जगह पहुंच गए, उनके डंप बन गए, इजराइल उसको नहीं रोक पाया। तो क्या विद इन ईरान जो काम हो रहा होगा उसको रोक पाएंगे? ये दूसरा सवाल है। तीसरा, हूती की हम बात करते हैं। हूती एक बिल्कुल उजाड़ से देश में, यमन में बैठ के पूरी दुनिया को तंग कर रहा है। उसके ड्रोन और मिसाइल्स अमेरिका के सबसे महंगे और सबसे ताकतवर जहाजों को तंग कर रहे हैं, उन पे अटैक कर रहे हैं। तो समझिए कि विद इन इजराइल उनके पास क्या टेक्नोलॉजीज होंगी और कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज होंगी। कई आंकड़े हैं जिनको देखना होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इंटरेस्टिंग डेटा है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले की तरह निवेदन, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, ट्रम्प साहब का ये कहना है कि 3 जो डेस्टिनेशंस हैं, दो, नटंज और इसराफन, इस्फहान, को लेकर 3 जगह पे अटैक किए। नाम क्या दिया गया? हैमर। 22 जून को हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा बम, जिसको मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बोला जाता है, और जीप जो वाया स्टेल्थ बॉम्बर, ये सिर्फ यही एक दुनिया का हवाई जहाज है जो इतने भारी बॉम्ब को उठा सकता है। दोस्तों, इस बॉम्ब का वजन है करीब 13 टन। अब 13 टन वजन अगर है तो निश्चित रूप से कुछ तो कार्रवाई करेगा ये। क्या हुई होगी, इसको समझ लेते हैं। और क्यों इसको इस्तेमाल करना पड़ा, थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड हम उसका भी समझ लेते हैं। जो ईरान की फैसिलिटीज हैं, टॉप 3। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था फुर्दो। उसका स्थिति क्या है कि वो कहा जा रहा है 80 से 100 मीटर रॉक्स के नीचे है, मतलब पहाड़ों के नीचे। मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था, तब भी मैंने कहा था कि इजराइल ने जो अटैक किया है, मुझे नहीं लगता कि ईरान को कोई फर्क पड़ा होगा। उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स आए आप लोगों के। उस वीडियो को दोबारा देखिएगा कि क्या इराक ने इजराइल की जो
न्यूक्लियर फैसिलिटीज उनको तबाह किया। अगर तबाह कर दिया होता तो अमेरिका का इंटरवेंशन नहीं होता। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि इजराइल ने अभी तक जितने हमले किए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसरप्ट करने के लिए, उसका कोई खास असर नहीं हुआ। इसीलिए अमेरिका की एंट्री हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात, अमेरिका की एंट्री होने के बाद क्या इसका असर पड़ेगा? अगर मान लीजिए इसका असर नहीं पड़ता तो दुनिया के सामने ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को एक्सपोज कर दिया है। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर दोनों की तरफ से माना जाएगा। नटानज जो इनका है अंडरग्राउंड बट शैलोअर देन फुर्दो। अब यहां पे जो बॉम्ब चाहिए आपको वो सिर्फ अमेरिका के पास है। यहाँ F-15 से ले जाने वाले बंकर बस्टर बॉम्ब है जो थोड़ा बहुत असर कर सकते हैं, किया या नहीं वो अगली बात करेंगे। फिर इस्फहान में जो है इनका सेमी फोर्टिफाइड है, जो सिमिलर टू जैसे पहले हमने बात करी। लेकिन जब वहां अटैक हुए तो अगर वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर ये तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी तो यहां तो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल होना चाहिए। अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो रेडिएशन भी कैप्चर होना चाहिए। लेकिन जब इजराइल ने अटैक किया तब ये कहा गया कि वहां पे न्यूक्लियर लीकेज नहीं है, किसी भी तरह का एनवायरनमेंट में न्यूक्लियर कंटेमिनेशन नहीं है। इसका मतलब जो वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है या तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, उनको कोई फर्क नहीं आया, वो अभी भी इंटैक्ट है, इसलिए न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर नहीं आई, पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा, अगर वो डैमेज भी हुई इसका मतलब वहां पे कोई भी न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल नहीं था जो रेडिएशन दे सके, इसका मतलब उसको पहले से ही हटा लिया गया। दोनों स्थिति के अंदर अब न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे डैमेज हुआ ये आपको खुद सोचना होगा। अब बात करते हैं जो अमेरिका ने अटैक किया, वो जो बॉम्ब था उसके बारे में। जैसा मैंने कहा कि करीब 13,600 किलो का बॉम्ब है, जो लंबाई है करीब 20 फीट के आसपास है। वॉरहेड जो है वो करीब 5,300 पाउंड का है, हाईली एक्सप्लोसिव, पेनिट्रेट करता है 200 फीट तक करीब, और 60 फीट ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, ये उनको पता है। अब 200 फीट का अगर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है, मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, अगर आपने देखा हो, जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है उसको सॉफ्ट रॉक के बराबर माना जाता है, वो हार्ड रॉक नहीं होता है। और जिस माउंटेन के अंदर ईरान ने काम किया है, जो सुरंगें बनाई, वो हार्ड रॉक है, वो सॉफ्ट रॉक के मुकाबले 6 से 7 गुना ज्यादा मजबूत होता है। इसका मतलब अगर पेनिट्रेशन यहां पे 20 फीट है तो शायद वहां पे 50 फीट ही होगा या 30 फीट ही होगा। इसको भी हमें समझना होगा। तो जिस सुरंग को हम तोड़ने जा रहे हैं उसके ऊपर जो पत्थर है उसका टेक्सचर क्या है, इससे डिपेंड करेगा कि ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो है वो कितना पेनिट्रेट करेंगे। फिर इसमें जीपीएस गाइडेड होता है और सिर्फ स्टेल्थ बॉम्बर जो B-2 है उसके माध्यम से ही आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको और थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों, कि जो न्यूक्लियर वेपन नहीं है लेकिन इसका जो मासिव साइज है, वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो ऊपर से 12-13 हजार मीटर के ऊपर से छोड़ा जाता है तो बहुत तेजी से स्पीड लेता है अपने वेट के कारण और पेनिट्रेट करता है, फिर डिलेड एक्सप्लोजन के कारण नीचे 200 फीट जाकर तब एक्सप्लोड करता है ताकि आसपास का एरिया डिस्ट्रॉय हो जाए। ये होता है जो आपको बंकर बस्टर बॉम्ब कहा जाता है। काफी एनर्जी है, जैसा हमने कहा कि करीब 5,300 पाउंड का एक्सप्लोजिव है इसके अंदर। अब इतना बड़ा अगर एक्सप्लोजिव होता है तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है, अब इसको हम चेक करते हैं। चेक क्यों करना जरूरी है, क्योंकि जब कोई आंकड़ा नहीं है तो आप किसी ना किसी चीज के साथ तो इसको कंपेयर करोगे। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, इसको आपको समझना होगा, ये सारी सुरंगों के अंदर इन्होंने प्रोसेसिंग फैसिलिटी बनाई है। जब आपने न्यूक्लियर प्रोसेसिंग फैसिलिटी अंडरग्राउंड या माउंटेन टेरेन में बनाई है तो आपको ये भी प्लान करना होगा कि कल को वहां अर्थक्वेक आए तो आप कैसे बचोगे। होता है, आज भी आप कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप अर्थक्वेक की बात करते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब देश का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट में बना रहा हूं तो क्या मैं उसको मकान की तरह फोर्टिफाई करूंगा या उसको मैं स्पेशल फोर्टिफिकेशन दूंगा कि 7, 8, 10 रिएक्टर का भी अगर अर्थक्वेक आए तो मेरी फैसिलिटीज बच जाए, क्योंकि ये रोज तो बनती नहीं।
महंगी होती हैं। तो निश्चित रूप से ये जो सुरंगें होंगी उसको इस तरह से फोर्टिफाई किया होगा कि आप इस पूरे एरिया में अगर 7, 8, 10 रिएक्टर का भी अगर भूकंप आए तो शायद बच जाए। ये मैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, क्योंकि जब हम फैक्ट्रियां डिजाइन करते हैं, फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करते हैं, और अब तो नॉर्म्स भी आ गए हर जगह कि आपको अर्थक्वेक प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। ऐसी स्थिति में क्या ईरान ने इसको फोर्टिफाई नहीं किया होगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है जरूर किया होगा। अब किस लेवल का फोर्टिफाई किया होगा? क्या सिर्फ लोएस्ट लेवल पे 1, 2, 3, 4, 5 रिएक्टर में? ये तो रोज का काम है। आपने अक्सर सुना होगा कि हल्के भूकंप के झटके आए दिल्ली में, भूकंप था 4.5 रिएक्टर का, 5 रिएक्टर का। इस तरह की कॉमन बातें हैं, और कोई बिल्डिंग गिरी नहीं। कब गिरती है? 7 या उसके ऊपर। यह स्थिति हमारे सामने। अब क्या हुआ होगा? इसका मतलब जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई होगी वो 10 गीगा जूल जो है, ये यूनिट जो है इसको है। अब 10 गीगा जूल को हम कंपेयर करते हैं अर्थक्वेक से, कि ये कितना बड़ा अर्थक्वेक होगा। जब इतनी बड़ी बॉम्ब गिराया जाएगा तो ये अर्थक्वेक कितना होगा, उस एरिया को तभी तो तबाह करेगा। और ये आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप मेरी अगली स्लाइड देखिएगा। इसीलिए जब हम इसको थोड़ा और आगे चलते हैं, एक रिएक्टर पे जो आता है, जो उसमें 63,000 जूल की एनर्जी निकलती है, वो आपको पता ही नहीं लगता। ऐसे भूकंप पता नहीं रोज कितने आते होंगे, आपको पता ही नहीं लगता। फिर 3 रिएक्टर का जो है उसमें 2 जूल हल्की सी शेकिंग होती है। आपके चल ठीक है, अर्थक्वेक आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ये करीब 10 गीगा जूल का है। तो अब ये 10 गीगा जूल कितना होता है? 4 कब आता है? जब ये 60 नोटिस होता है आपको कि हाँ अर्थक्वेक आया था, तब आप नोटिस करते हैं। एक्चुअली इसमें बॉम्ब में कितना जूल था? 10, 1/6 ऑफ दिस। मतलब हल्का सा कहीं आपको पता लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है। अब ये बात सही है कि वो एक पेनिट्रेटेड जगह पे है, पूरे एरिया में वो एनर्जी फैली नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो इसको अगर हम और क्लोजली देखें, तो जो बॉम्ब की हम बात कर रहे हैं 10 गीगा जूल का, उसमें वीक अर्थक्वेक ऑफन फेल्ट, मतलब आपको पता लगेगा कि कुछ हुआ है, डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ होगा। हम ये मान लेते हैं कि उस लोकलाइज्ड एरिया में डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, तो कितना हुआ होगा इसको भी समझते हैं। बिलो स्मॉलेस्ट न्यूक्लियर वेपन, जो एनर्जी रिलीज होगी ना, वो सबसे छोटा जो न्यूक्लियर वेपन बनेगा, जैसे हमने पिछली बार देखा हिरोशिमा के अंदर भी जो बॉम्ब गिराया गया था उसमें 63 था, मतलब 6 गुना ज्यादा एनर्जी थी। और एक बार अफगानिस्तान में बम गिराया गया था, मदर ऑफ ऑल बम, 46 पहाड़ों में, मे बी जस्ट फॉर ट्रायल, तब उन्होंने किया होगा। तो ये स्थिति यहाँ पे है। और जो अभी बम गिराया गया है उसकी एनर्जी 10.8 है। इसका मतलब ये है कि 3.5 अर्थक्वेक लेवल का ये इंपैक्ट है। अब क्या हुआ होगा कि हाईली कंसंट्रेटेड है, इन्होंने बंकर्स को पेनिट्रेट किया होगा, समथिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैन नॉट डू, क्योंकि उसका स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी रिलीज होती है, शॉक वेव्स होती है, रेडिएशन होती है, उसका डैमेज है। लेकिन आपको लोकलाइज डैमेज करना है, इसलिए ये बम था। अब डिस्ट्रक्टिव एफर्ट इज कंपेरेबल टू 3.5 अर्थक्वेक बट ओनली इन ए वेरी स्मॉल एरिया। इसका मतलब ये है कि अगर पहाड़ों पे कहीं पे आपने मान लीजिए सुरंग के गेट पे भी गिरा दिया, उसके एरिया में आसपास 10, 15, 20, 50 मीटर में असर आएगा। लेकिन अगर आपकी कोई दूसरी फैसिलिटी वहां से आधा किलोमीटर दूर है तो शायद उसको कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा अमेरिका ने 1 नहीं 6 बम गिराए। उनको भी पता था कि इस बम की जो क्षमता है वो लिमिटेड है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब इन सब से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या ईरान ने तैयारी नहीं की होगी? जब उनको पता है कि पिछले 20 साल से अमेरिका और इजराइल ईरान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, तो क्या ईरान ने कोई तैयारी नहीं की होगी अपने आप को बचाने के लिए? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि ईरान की जो डिफेंस सर्विसेज है वो मूर्ख नहीं है। प्लस उनको चाइना से इनपुट मिलता होगा, रशिया से मिलता होगा, बाकी लोगों से मिलता होगा, उनके अपने एक्सपर्ट होंगे। तो ऐसा तो है नहीं। और ये जो न्यूक्लियर प्लांट वो बना रहे हैं वो रशियन टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं दुनिया में हैं, जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस बनाते हैं, रशिया, चाइना, फ्रांस और जर्मनी। अब फ्रांस और जर्मनी तो शायद देंगे नहीं, तो रशिया और चाइना ने जब दिया होगा तो कैसे और
काफी इंस्टॉल करना है, तो क्या उन्होंने उनको हेल्प नहीं की होगी? अभी समझना होगा। तो ईरान क्या किया होगा? ईरान ने अपनी जो फैसिलिटी और गहरा किया होगा और फोर्टिफाई किया होगा। इसका मतलब ये है कि बरीड न्यूक्लियर फैसिलिटी अंडर माउंटेन्स, हंड्रेड्स ऑफ फीट इन द रॉक पेनिट्रेशन। पहली बात तो ये। फिर लेयर्ड कंक्रीट रेनफोर्समेंट विद शॉक ऑब्जर्विंग मटेरियल। सिर्फ उन्होंने सरकारी ठेके की तरह, जैसे होता है कि भाई कुछ भी मिट्टी डाल दो काम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं किया होगा। उन्होंने पहले अंदर एक लेयर बनाई होगी, फिर उसके अंदर कुछ और उन्होंने किया होगा, फिर सेकंड लेयर बनाई होगी। क्योंकि जब आप दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप उसको क्या लाइटली लोगे? जो आपकी साख से भी जुड़ा हुआ है और आपकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है ईरान ने तैयारी की होगी। कंस्ट्रक्ट मल्टी लेयर बंकर्स, रिड्यूस चांसेस ऑफ फुल डिस्ट्रक्शन बाय ए सिंगल पेनिट्रेशन। एक बंकर तो होगा नहीं। अब अगर अंदर सेंट्रीफ्यूज भी लगे होंगे, सेंट्रीफ्यूज कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं है दोस्तों। जो लोग डेयरी इंडस्ट्री में काम करते हैं या फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहां पे भी हम लिक्विड फूड या हम अगर गैसियस मटेरियल एरोसोल्स में बात करते हैं, वहां सेंट्रीफ्यूज बहुत कॉमन टेक्नोलॉजी है। ये दो अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी के मटेरियल को सेपरेट करने का बेसिक सिस्टम होता है। इसीलिए यूरेनियम में जो लाइट यूरेनियम पार्टिकल है, आइसोटॉप्स, और जो हैवी है, एक्चुअली इन दोनों को सेपरेट करता है इन गैसियस फॉर्म। और जो यूरेनियम 235 है, जो बॉम्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, वो होता है कंपैरेटिवली लाइटर मटेरियल। और वो सेंट्रीफ्यूज के सेंटर से निकलता है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, हैवी आइसोटोप उसको अलग से निकाल लिया जाता है, जिसको आप रेडिएशन में या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। हाँ, शुरू में डिजाइनिंग कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन जब आपको एक बार मशीन मिल गई चाइना से या रशिया से, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने देश में बनाना ईरान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब आप मिसाइल बना सकते हो, ड्रोन बना सकते हो, तो सेंट्रीफ्यूज भी बन सकता है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वहां पे नहीं है। सिर्फ जो सेफ्टी प्रिकॉशंस, ताकि लीकेज ना हो रेडियो एक्टिव मटेरियल का, जो वो डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स होंगे, वो ईरान ने सीख लिए होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब पर्पस क्या होगा, ये क्यों उन्होंने किया होगा? कि सर्वाइवल द इंपैक्ट ऑफ द बॉम्ब्स बाय गोइंग डीपर। तो उन्होंने कहा होगा जब अमेरिका के पास ये बॉम्ब है जो 60 मीटर या 200 फीट तक नीचे जा सकता है, इसका मतलब हमें बंकर और नीचे बनाने मुश्किल है क्या? आज हमारे मेट्रो स्टेशन कितने हैं जो शायद 80-100 फीट नीचे होंगे? जब हम सिविल सर्विसेज के लिए, मतलब मेट्रो तो सिविल सर्विस है, सिविल यूटिलिटी है, उसके लिए जब हम इतना डीप जा रहे हैं ताकि बिल्डिंगें खराब ना हो, शॉकिंग मतलब वाइब्रेशंस ना हो, तो सोचिए जब आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाएंगे, तो क्या इस तरह का बड़ा प्लेटफॉर्म, जब हम पूरा मेट्रो स्टेशन 100 मीटर नीचे बना सकते हैं, तो क्या ये 200 मीटर नीचे बनाना मुश्किल है? आप बहुत से देशों में चले जाइए, मॉस्को में चले जाइए, बहुत सारे मेट्रो स्टेशन बहुत डीप है। इसका मतलब ये है कि आपको जमीन के 200 फीट नीचे जाके 3, 4, 5, 10 मेट्रो स्टेशन बनाने हैं। तो क्या ईरान ने नहीं बनाए होंगे? जस्ट सोचने की बात है। इसके अलावा ईरान ने क्या किया होगा? फॉल्स एंट्रेंस एंड डमी बंकर्स बनाए होंगे। जब उनको पता है कि उनको सैटेलाइट से गेट दिख रहा है, तो क्या वो ओरिजिनल गेट बताएंगे? उनको पता है कि यहीं गिराएंगे बम, तो उन्होंने ऐसे कई गेट बना दिए होंगे। और किसी गेट के आगे जाके उन्होंने ट्रक खड़ा कर दिया होगा दिखाने के लिए कि अच्छा ये एंट्रेंस है। मूर्ख बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। अब ऐसी स्थिति के अंदर सैटेलाइट में तो आपने पता कर लिया कि हाँ ये गेट है और यहाँ पे ट्रक खड़ा है, इसका मतलब यही एंट्रेंस या एग्जिट है। हो सकता है कि एंटर और एग्जिट कहीं और हो। जब भारत ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, अमेरिका के सैटेलाइट्स को पता लगा था कि हम क्या कर रहे हैं? उनको पता ही नहीं लगा, हवा ही नहीं लगी थी। तो क्या ईरान ने दिमाग नहीं लगाया होगा? सोचने की बात है। फिर एक ही लोकेशन पे सारे मटेरियल रखे होंगे उन्होंने, क्योंकि जब न्यूक्लियर रेडिएशन निकला ही नहीं आपके बम करने के बाद, इसराइल के बम करने के बाद, इसका मतलब ये है कि पहाड़ों के अंदर भी कई रास्ते और कई सुरंगें होंगी। हो सकता है कि आपको वही दिख रहा हो जो सैटेलाइट से दिख रहा हो सकता है पेड़ के नीचे ऐसी सुरंग है जो सैटेलाइट पकड़ ही ना रहा हो, उसकी एंट्रेंस कहीं और हो, क्योंकि आदमी वहां से उतर के पैदल जाके कहीं और चला जाए। तो जरूरी है कि हर चीज सैटेलाइट से कैप्चर हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है समझना। फिर मोबाइल एंट्रेंस इक्विपमेंट्स मूव्ड बिटवीन अंडरग्राउंड लोकेशंस। हो सकता है कि जैसे मटेरियल है, अब
आपने कहा कि 400 किलो उनके पास यूरेनियम है। अब 400 किलो यूरेनियम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम? आप अगर 50-50, 100-100 किलो भी अगर आप रोज शिफ्ट कर देते हो, तो आप तो रोज कहीं ना कहीं ले जाओगे। इस बात को भी समझना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही था कि जो सैटेलाइट सर्वेलेंस है उनको कंफ्यूज किया जाए, तो क्या ईरान ने नहीं किया होगा? आप खुद सोचिए। जब उनको पता है कि पूरी दुनिया उन पर नजर गाड़े बैठी है, तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने ये भी नहीं किया होगा। और फिर एक चीज हमें हमेशा समझनी होगी कि जितने भी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें रिपेयर एंड रिडेंडेंसी का जो स्कोप होता है ना, वो प्रायोरिटी पे लिया जाता है एज ए पार्ट ऑफ कंटिजेंसी प्लान। अगर आपके पास सर्वर भी है, मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बोर्ड पे रहा हूं, टेक एग्जांपल स्टॉक मार्केट। अगर आज स्टॉक मार्केट में किसी कारण से मेन सर्वर के एरिया में अर्थक्वेक आ जाता है, तो आप क्या कहोगे कि उस दिन स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। इसीलिए डिजास्टर रिकवरी सिस्टम्स जो होते हैं, जिसको डीआरएस बोला जाता है, वो हमेशा मिरर इमेजिंग करके वहां से हो सकता है 1000 किलोमीटर दूर ऑपरेशनल कंडीशन में हो। मान लीजिए कि एक्स शहर में आपका मेन सर्वर है, वहां अर्थक्वेक आ गया, 5 से 10 मिनट में आपको नए सर्वर से कनेक्टिविटी हो जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज चलता रहेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या नुकसान हुआ है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो बैंकिंग सर्वर हो, स्टॉक मार्केट के सर्वर हो, इंपॉर्टेंट सर्वर हो, भारत सरकार के सर्वर हो, जहां पे भी इंपॉर्टेंट सर्वर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, इवन प्राइवेट बिजनेस हाउसेस में भी, उसका हमेशा डिजास्टर रिकवरी प्लान रखा जाता है। मतलब मिरर इमेज कहीं और भी होती है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपने एक साइट तोड़ भी दी, तो क्या लगता है डिस्ट्रक्शन हो गया होगा? न्यूक्लियर फैसिलिटी में आपको क्या चाहिए? मान लीजिए सेंट्रीफ्यूज, आपने 2000 इंस्टॉल किए, 2900 के करीब, तो क्या जो फैक्ट्री ने 2900 सेंट्रीफ्यूज बनाया, क्या वो फैक्ट्री ने बनाना बंद कर दिया? वो फैक्ट्री साइट पे थोड़ी होगी। हो सकता है वहां से 500 किलोमीटर दूर किसी शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में हो, जो सेंट्रीफ्यूज बना बना के दे रहे हो। वो फैक्ट्री तो अपना काम करेगी, वो और सेंट्रीफ्यूज बनाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जब आप न्यूक्लियर मटेरियल एक जगह से बना के दूसरी जगह लगा रहे हो, तो वहां पे भी पूरा सेफ्टी का इंतजाम होगा, क्योंकि रेडिएशन का खतरा वहां पे भी लोगों को हो सकता है। तो आपने जो एक जगह बनाया होगा, वो दूसरी जगह भी होगा। ऐसी कई जगह होंगी, कुछ पता होंगी, कुछ पता नहीं होंगी। ऐसी स्थिति के अंदर जब हम कह रहे हैं कि हमास ने हॉस्पिटल के नीचे अपना हेड ऑफिस बना रखा था और पता ही नहीं लगा इजराइल को इतने सालों तक, वो जब अटैक हुआ तब जाके लोग पकड़े गए, उन्होंने कहा हॉस्पिटल के नीचे है, तो अभी तक क्या हो रहा था? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इजराइल के किसी यूनिवर्सिटी में ये प्रोजेक्ट चल रहा हो, या किसी पब्लिक पार्क में चल रहा हो, या कहीं और ऐसी अनजान सी जगह में चल रहा हो, किसी रेलवे स्टेशन के नीचे, किसी बस स्टैंड के नीचे? कैसे पता लगाओगे? तो इतना आसान नहीं है, और ये फैसिलिटीज हमेशा अल्टरनेट ऑप्शंस रखे जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल रिडंडेंट साइट्स, प्री पोजिशनिंग ऑफ रिपेयर टीम्स एंड इक्विपमेंट्स, बैकअप कमांड सेंटर्स एंड कम्युनिकेशन नोड्स। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बहुत बड़ा डैमेज होता है, तो तुरंत रीस्टोर कर लिया जाता है। यही हुआ था जब इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर। उस रात जरूर दिक्कत हुई थी, लेकिन अगले दिन से वापस इजराइल अटैक करने लग गया था। तो इसका मतलब है यह भी इंपॉर्टेंट था। और उसके अलावा आपने डेकॉयज या एब्जॉर्बर्स बनाए होंगे। आपको याद होगा सद्दाम हुसैन ने गुब्बारे के बने हुए हवाई जहाज और वो खड़े कर दिए थे। उनको लगा कि पता नहीं कितनी बड़ी फौज तैयार कर रहा है। बाद में जब अटैक हुआ, पता लगा ये तो सब खिलौने थे प्लास्टिक के, और दुनिया को सैटेलाइट से लग रहा था कि पता नहीं कितने सारे एयरक्राफ्ट सद्दाम हुसैन ने खरीद के चाइना से या रशिया से रख लिए हैं, और उसको आपने अटैक किया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे। निकले क्या? खिलौने। क्या ऐसा काम ईरान ने नहीं किया होगा? और दूसरी बात, लेयर्ड अंडरग्राउंड चैम्बर, एयर गैप्स टू एब्जॉर्ब शॉक। आपने नीचे सेंट्रीफ्यूज चैम्बर बनाया, उसके ऊपर आपने 10 फीट जगह खोल दी, उसके ऊपर जाके फिर आपने एक और फॉल सीलिंग बनाई, फिर उसके ऊपर आपने कुछ और जाके लोहे का जंगला बनाया। एक टूटा, दूसरा टूटा। वो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हवा में इतनी तेज नहीं होती जितना सॉलिड टू सॉलिड में होती। तो बचने का काम नहीं किया होगा, उन्होंने सब कुछ किया होगा। फॉल सीलिंग, एब्जॉर्बिंग लेयर, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहने का मतलब यह है कि अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे रास्ते ईरान ने भी सोचे होंगे।
ऐसी स्थिति के अंदर तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पूरी तरह से ईरान का जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा? मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हालांकि डेटा आएगा, जैसे जैसे फैक्ट सामने आएंगे हम अपने अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करते जाएंगे, लेकिन ये कहना कि ईरान बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठा था, उसको समझ ही नहीं थी इजराइल और अमेरिका के बॉम्ब आएंगे उनको बर्बाद करके चले जाएंगे, और जबकि ये थ्रेट उनको 20 साल से था, क्या उन्होंने कार्रवाइयां नहीं की होंगी? क्या उन्होंने तैयारियां नहीं की होंगी? इसको सोचना पड़ेगा। अब कितने बॉम्ब है अमेरिका के पास? ये एस्टिमेट है करीब 20 से 30 बॉम्ब है, क्योंकि हर हवाई से तो जा नहीं सकते, हर बार आपको B2 बॉम्बर चाहिए, और उसको इतने बड़े बॉम्ब की आपको जरूरत है सिर्फ जैसे ईरान जैसी स्थिति के अंदर कि जो बिल्कुल डीप पहाड़ों में है, और अगर वो डीप पहाड़ों में 100 मीटर नीचे है तो भी ये बेकार है। तो ये ज्यादा बना के भी नहीं रखे होंगे, ये तो कोई बहुत हैवी स्ट्रक्चर होगा, एयरपोर्ट का कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा, पता होगा कि इसके नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट है, उसको तोड़ना है, वहां हो सकते हैं। बिल्डिंगों के नीचे जो बेसमेंट है उसको तोड़ने के लिए हो सकता है, लेकिन पहाड़ों के नीचे अगर कोई है, क्या ये बॉम्ब उनको सक्सेसफुली तोड़ पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा जब असेसमेंट सामने आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तो 3 साइट्स के ऊपर इन्होंने अटैक किया है। अब स्थिति ये है कि ईरान में तो ये नोन साइट्स इतनी सारी हैं, तो इतने बॉम्ब तो अमेरिका के पास नहीं एज ऑफ नाउ। बना भी लेते हैं तो ये तो नोन साइट्स है, कितनी अननोन साइट्स होंगी जिनके बारे में जानकारी नहीं है अभी दुनिया को, उस स्थिति में क्या होगा? तो दोस्तों, इस पूरे असेसमेंट को देखते हुए मुझे ये लगता है कि अमेरिका का जो ये अटैक है ये बहुत ज्यादा कोई इंपैक्टफुल नहीं रहा। ये मिलिट्री अटैक ना होकर मैं इसको पॉलिटिकल अटैक मानूंगा। एक मैसेज जरूर दिया अमेरिका ने कि देखिए हम छोड़ेंगे नहीं। कभी ये बोलते हैं हमारा टारगेट था न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना, जब वो सक्सेसफुल उनको नहीं दिखता तो फिर ये बोलते हैं हमें रेजिम चेंज करना है। अब रेजिम चेंज करके ये क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया कि आज तक कितने देशों को अमेरिका ने रेजिम चेंज के नाम पे बर्बाद किया। क्या ये ईरान में भी वही चाहते हैं? क्या ईरान की जनता यही गलती दोहराएगी जैसे बाकी देशों की जनता ने दोहराई? क्योंकि अगर रिजीम चेंज बगैर प्रॉपर ऑपोजिशन के है और अल्टरनेट के है, तो रिजीम चेंज नहीं, अराजकता हो जाएगी। ये ईरान की जनता को सोचना है। एनीवे दोस्तों, जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस तरह की महत्वपूर्ण चर्चाएं हम आपके साथ करते रहेंगे। जो भी आपके कमेंट ऑब्जर्वेशन हैं शेयर करिए ताकि हमारा भी ज्ञान बढ़े। हम आपके साथ फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।